आराम से बेटा यहां पर हम लोग देखेंगे बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स in Newton's law. तो ध्यान से समझिएगा बेटा, पहला है स्ट्रिंग। अब ध्यान से लिखते जाएंगे, जिन लोगों के पास लिखा हुआ है वो लोग रिवाइज कर लीजिए बेटा। तो स्ट्रिंग इज आप लोग मन में रिवाइज करेंगे, जिन लोगों का पहली बार हो रहा है उनको दिक्कत होगी बेटा। स्ट्रिंग इज मासलेस अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसका मतलब क्या है कि आपको स्ट्रिंग को मासलेस मानना है जब तक कि कुछ और नहीं बोल दिया जाए तो। नेक्स्ट है टेंशन। तो टेंशन क्या होता है? इट इज फोर्स ऑफ पुल। अब इसमें मैं कुछ डाउट्स ले लूंगा कि आपके कैसे कैसे डाउट आते हैं, तो मैं उसको इट ऑलवेज एक्ट्स opposite to the ऑब्जेक्ट। तो इस बात को पहले समझते हैं बेटा कि सपोज करो कि यहां पर दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं और यहां पर एक रस्सी है जिसको कि हम F4 से खींच रहे हैं। इस ब्लॉक को, M1 मास के ब्लॉक को एक रस्सी से खींच रहे हैं और M1 और M2 के बीच में एक रस्सी लगी हुई है। तो इस रस्सी में एक टेंशन आ रहा होगा। जैसे आप अगर रोप पुलिंग करते हो तो क्या आ रहा होगा? इधर ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग इधर उधर देख रहे हैं, क्या हो गया? जब आप रोप को पुल कर रहे हो इस ब्लॉक को, तो ये रोप इसको इधर खींच रहा होगा और इसको किधर खींच रहा होगा? इस तरफ। ऐसा हो सकता है क्या कि वो इसको इधर धक्का दे दे? जैसे आपने एक नेल इधर गाड़ दिया और एक नेल इधर गाड़ दिया और रस्सी टांग दी। आपने एक नेल उधर गाड़ दिया और एक नेल इधर गाड़ दिया और रस्सी को टांग दिया। कौन सा नेल दीवार के अंदर जाएगा? बोलिए, कोई भी नहीं। इसका मतलब है दोनों नेल के किधर आने की संभावना है? इसका मतलब है कि ये रस्सी इसको इधर खींच रहा होगा और इसको इधर खींच रहा होगा। अगर मैं एक इमेजिनरी एलिमेंट यहां ले लूं, if we take an imaginary element here, ठीक, और मैं बोलूं कि इस इमेजिनरी एलिमेंट पर रस्सी का टेंशन बताओ, तो इस पे दो साइड से टेंशन लग रहा होगा, एक टी इधर और एक टी इधर, क्योंकि रस्सी किसी भी पॉइंट को क्या कर रही होगी? खींच रही होगी। अब खींचने का मतलब क्या है कि एक को इधर और एक को इधर कर सकते हैं क्या? अगर तुम्हें धागे को टाइट रखना है
If you want to keep the rope straight, what you will do? You will pull apart, or you will pull and push, or you will push and push. तो क्या करोगे? पुल अपार्ट करेंगे. ऐसा तरीका है क्या कि हम रस्सी को एक तरफ पकड़ें और खींच लें? ये भी तरीका है. लेकिन क्या हम इसको ऐसे धक्का दे दें और फिर इसको खींचें? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो टेंशन इज अ फोर्स ऑफ पुल, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट. लिखोगे वन स्ट्रिंग, वन स्ट्रिंग, वन टेंशन टिल रोटेशन. इस वर्ड को हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे. रोटेशन चैप्टर तक हम लोग वन स्ट्रिंग में वन टेंशन मानेंगे, अंडर दिस अजम्पशन दैट स्ट्रिंग इज मासलेस. स्ट्रिंग मासलेस है तो वन स्ट्रिंग क्या हो गया? वन टेंशन हो गया. किसी कोई दिक्कत है? इतना आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए. नोट कर लिया अनामिका? देखो तुम लोगों ने नोट कर लिया बेटा? नहीं, स्कूल गोअर्स का क्लास है बेटा, उनको बोलने दीजिए. ये क्लियर है क्या? अब देखिए नेक्स्ट है, थर्ड है पुली. तो पुली इज मासलेस. पुली क्या है? मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस भी है. हम लोग मान रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगा रहा है. पुली इज मासलेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस, है ना? पुली इज मासलेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस. पुली दो तरह का होगा. बताओ क्या क्या? फिक्स पुली एंड फ्री पुली. Fixed pulley and free pulley. Fixed pulley, it will not translate. मतलब इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा. ये ऊपर नीचे या बाएं दाएं नहीं जाएगा, ये एक जगह पर ही घूमेगा. फ्री पुली, इट विल ट्रांसलेट, लेकिन as both the pulley are massless, हम बोलेंगे force on free pulley is balanced. अब बेटा force on free pulley is balanced. अब ये balanced unbalanced समझना है ना? थर्ड 3 पेजेस क्लास 9th की पढ़ो, आपको पता चल जाएगा फोर्स ऑन फ्री पुली इज बैलेंस्ड का मतलब क्या है. मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज करो कि कोई पुली है ऐसा, तो यहां पर अगर टी लग रहा है तो बताओ इधर क्या लग रहा होगा? एक ही रस्सी का पार्ट है ना. इधर ध्यान दो अनामिका, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा. उधर टाइम पास मत करो. इधर टी है तो इधर क्या लगेगा? क्या लगेगा? टी. अगर ये टी टी डाउनवर्ड लग रहा है तो बैलेंस होने के लिए अपवर्ड फोर्स क्या होगा? 2t. यही तो बैलेंस का मतलब है. इफ टू इक्वल एंड अपोजिट, अगर 9th क्लास ठीक से पढ़ रहे होगे तो लिखा है कि इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, द फोर्सेस आर balanced and acceleration will be 0. If two equal and unequal and opposite forces are acting, forces are unbalanced and it will be example of accelerated motion. इससे सिंपल क्या लिखेगा बेटा? इससे क्या लिखेगा? फोर्स ऑन फ्री पुली इज बैलेंस्ड. क्लियर हो गया? इतना नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आते हैं बेटा फ्रेम.
ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम। फ्रेम का क्या मतलब है ये समझते हैं। लिखो, द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व मोशन। वो जगह जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो फ्रेम दो तरह का होगा। बेटा आप लोग पीछे बैठ के बात क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब हाउ ऑडेसियस यू आर टू इवन टॉक इन द क्लास। एंड काफी लोग देख रहे हैं कि आर कमिंग विदाउट शू। मैंने पहले ही बोला था बेटा डे 1 आप शर्ट नहीं पहनोगे चलेगा, पैंट भी नहीं पहनोगे चलेगा, शू पहन के आना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना शर्ट पैंट पहने आओ। तो फ्रेम इनर्शियल। अब बहुत लोग ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, वो बोले हमको फ्रेम नहीं समझ में आया। बेटा देखो तो पढ़ो तो क्या नहीं समझ में आया। आप बताओ इसमें कौन सा शब्द है जो इतना मुश्किल है। द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द मोशन, वो जगह जहां से मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम कहीं से भी मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है, उस जगह का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अब कुछ लोग दिमाग में बिठा लेते हैं जो चीज चल रहा है वो नॉन इनर्शियल। ऐसा नहीं बोला मैंने। जो चीज एक्सेलरेटेड है वो नॉन इनर्शियल है, जो नॉन एक्सेलरेटेड है वो लिखे, इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखे, IMP रिमार्क लिखे। न्यूटन सेकेंड लॉ can be directly applied in inertial frame only। मतलब आप F = ma सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में लिख सकते हो। यू वोंट बी एबल टू राइट इन एनी अदर फ्रेम। You won't be able to write it in any other frame. Newton's second law can be directly applied in inertial frame only। आगे बढ़ जाए। अब यहां से जरा ध्यान से सुनिएगा कि if you want to apply Newton's second law in non-inertial frame, what you will do, क्या करोगे। तो पहला, कन्वर्ट एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इनर्शियल फ्रेम नहीं है, क्योंकि वो खुद रोटेट हो रहा है। और अभी हमने देखा कि कोई भी रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है, एक्सेलरेटिंग होता है। लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं कि ग्राउंड इनर्शियल है। सेकेंड, अप्लाई स्यूडो फोर्स। अब
दूसरा डाउट बच्चों का कि भाई ये स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो मीन्स काल्पनिक। तुमने एक वर्क अराउंड ढूंढा कि रियल फोर्स के साथ हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई स्यूडो फोर्स, हटा दे इसको। हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब जो भी एक्सेलरेशन वगैरह आपने मेजर किया है उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। आई विल गेट बैक टू दैट। आप यहां पर पहले देखते जाइए। अब स्यूडो फोर्स, फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, फोर्स है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो पहले लिखिए व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स। अरे तो कौन सा हम देश चला रहे हैं बेटा कि पाकिस्तान आक्रमण कर दिया और मोदी जी हमसे पूछ के बोलेंगे कि क्या करना है? कभी कभी फोन मिस करना भी चाहिए। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स? ये यहां एक लाइट आ रहा था ना, उसको हटाने, नहीं अभी भी आ रहा है। कौन सा जल रहा है? जो उधर दैट साइड ना, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स? एफ स्यूडो क्या होगा बेटा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। एक एक शब्द इसको आपको रट जाना है बेटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है रट जाइए कि स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। मास का कौन सा ऑब्जेक्ट जिसपे आप न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स? डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। तो opposite to the acceleration of frame। एक कंप्लीट सी थ्योरी है यहां पर कि हमें यह करना है कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। तो बताइए क्या होता है स्यूडो फोर्स? जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ को कहां अप्लाई करना चाहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है हमको उससे मतलब नहीं, हमारा फ्रेम किधर जा रहा है ना। अब फ्रेम क्या होता है इसको समझते हैं। तो भाई साहब ये एक लिफ्ट है और यहां पे एक आदमी जा रहा है ना, और ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है। ऑब्जेक्ट यहां बैठे या यहां बैठे, दोनों फ्रेम क्या है? दोनों इनर्शियल है, दोनों इनर्शियल है। ये यहां मतलब ग्राउंड, दोनों इनर्शियल है। हाँ ना बोलते रहिएगा। अब इस ए को नॉन जीरो कर दिया। कहां ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है नहीं पता। ये बंदा किस फ्रेम में है और ये बंदा कहां पहुंच गया? नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। ठीक, ये बात समझ में आ गई? आ गई क्या? अब एक चीज मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मल? तो क्या होता है नॉर्मल? ये पढ़ा होगा आपने। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स which
acts perpendicular to the surface in contact, surfaces in contact लिख लो, more appropriate। मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर नॉर्मल कौन लगा रहा होगा? अबे इधर देखो बेटा, कौन लगा रहा होगा? ये सरफेस। अगर ये ब्लॉक पर ये एन लगा रहा होगा तो ब्लॉक इस पे क्या लगा रहा होगा? है कि नहीं? एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, किधर नॉर्मल लगेगा? है ना? एक लैडर ऐसा पड़ा हुआ है, एक लैडर ऐसा पड़ा हुआ है, लैडर पर कितने नॉर्मल आ रहे हैं? हाउ मेनी नॉर्मल लैडर इज एक्सपीरियंसिंग? कितने सरफेस के साथ कांटेक्ट में है? एक यहां और एक, देख सकते हो ये N1 इधर है, N इधर है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो किसी स्फेरिकल चीज का नॉर्मल किधर से जाएगा? सेंटर से जाएगा, टेंजेंट से जाएगा। कहां से जाएगा? सब पगला है भाई, टेंजेंट से कैसे जाएगा? कहां से जाएगा? सेंटर से जाएगा, इसीलिए ऐसे बना दिए सीधा। क्लियर है? फिर बताए थे वेइंग मशीन क्या मेजर करता है बेटा? वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, मतलब अगर हमने 720 केजी मेजर, 720 न्यूटन मेजर किया नॉर्मल, तो वेइंग मशीन क्या दिखा रहा होगा? 72 केजी। एक्चुअल में वो मेजर कर रहा है 720, तो हम लोग 720 न्यूटन क्यों नहीं लिख देते? उस डायल में 720 न्यूटन लिखते हैं, क्योंकि लोगों को समझने में दिक्कत होगी, स्केलिंग तो हम खुद कर रहे हैं। तो मैंने 720 न्यूटन जब फोर्स आया तो हम लोगों ने उसको वहां पर 72 केजी कर दिया, स्केलिंग खुद कर रहे हैं। अरे भाई स्केल तो स्प्रिंग स्प्रिंग लगा के उस पर जो लिखा जा रहा है वो तो मैनुअली लिखा जा रहा है ना बेटा। तो जहां 72 केजी है वहां पर 772 केजी भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? जब मूवी में देखते हुए गाड़ी कम और स्पीडोमीटर ज्यादा दिखाया जाता है, तो गाड़ी तो चल ही नहीं रही होती है, गाड़ी तो चल ही नहीं रही होती है। वो तो कहीं से रोड का सीन ले लिया, गाड़ी को स्टार्ट करके अपना स्पीडोमीटर चेंज कर दिया और काम चल रहा है। तो वेइंग मशीन, अब यहां पर एक पॉइंट और लिख लो नॉर्मल में, टू लूज और गेन कॉन्टैक्ट। और गेन कॉन्टैक्ट, क्रिटिकल कंडीशन, critical condition is NH0 to lose or gain contact, critical condition NH0। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको थ्योरी रट जाना है बेटा, क्योंकि ये अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हमको ये क्या लिखा हुआ नहीं समझ में। अरे भैया ये लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट 0 हो जाएगा तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा, और 0+ रहेगा तो कांटेक्ट में रहेगा। अब 0+ को कोई कैसे बताए? यही बता दे सकता है कि 0 क्रिटिकल 0 है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता रखा है कि लड्डू खिलाना और लड्डू चटाने में अंतर है। कोई बोला एक लड्डू को आपके जीभ में अगर रगड़ दिया तो आपने 0 लड्डू खिलाया, लेकिन क्या आपने 0 लड्डू खिलाया? क्या लड्डू खिलाया? 0 ही खिलाया। तो वो 0 क्या बोलोगे? क्रिटिकल 0 है कि अगर जीभ में चटा दिए तो 0+, और नहीं चटाए तो मुंह मीठा नहीं किया। तो अगर आप
नहीं तो ट्राई कर लेना अपने दोस्तों को, किसी को, 2-4 लोगों को, पड़ोसी को बुला के, और ऐसे अपने बर्थडे में बोला कि जरा जीभ निकालिए, और ऐसे से एक एक लड्डू भी नहीं खरीदना है बेटा, एक बुनिया कहीं से चोरी कर लेने का है। वो तो दुकान में जाइएगा, हलवाई तो बुनिया दे देगा, बोले 4 ठो बुनिया दीजिए, तो भैया तो 4 ठो तो ऐसे ही, या 4 ठो तो ऐसे चखने के लिए ले लीजिएगा कैसा है। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, लगता है घी का नहीं बना हुआ है, चीनी का है तो गुड़ वाला मांग लीजिए, गुड़ का है तो चीनी वाला मांग लीजिए, आपके पास आ जाएगा। हो गया, उसमें पूरा मोहल्ला खा लेगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्रिटिकल जीरो को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फील करना पड़ेगा बेटा कि अगर जीरो से थोड़ा भी ज्यादा है तो कांटेक्ट में है, और जीरो हो गया तो कांटेक्ट। अब मैथमेटिकली किसी क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, तब भी तुमको जीरो लेना होगा। टू गेन कांटेक्ट तो भी जीरो लेना होगा, लूज कांटेक्ट तो भी जीरो लेना होगा। क्योंकि क्वेश्चंस जब बनेंगे ना बेटा, तो क्वेश्चन यही नहीं है कि न्यूटन लॉ में आके फिजिक्स खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग फिजिक्स का बेबी स्टेप भी नहीं ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग इवन द बेबी स्टेप ऑफ द फिजिक्स। तो ऐसे समझो, अब मैं फ्रेम को समझाता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको सॉल्व करूंगा, और तुम लोग को थोड़ा टाइम दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम देने से तुम लोग बनाते तो हो नहीं। एक आदमी है जिसका कुछ तो वेट है, और वो एक लिफ्ट में वेइंग मशीन पे खड़ा है। ये लिफ्ट ए से ऊपर जा रहा है, एंड वेइंग मशीन रीड्स 90 kg। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा। सेम लिफ्ट, सेम आदमी अब ए से नीचे आ रहा है, तो वेइंग मशीन रीड्स 72 kg। क्लियर है बेटा? बताना है एग्जैक्ट मास ऑफ मैन एंड acceleration of lift, exact mass of man and acceleration of lift। चलिए, क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, दोनों फ्रेम से देते हैं। हटाए इसको। 90 kg और 72 kg दो नंबर है, तो सॉल्विंग इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। यहां से देखिएगा बेटा, सिचुएशन पहला, ये सब लोग यहां पर अटेंशन पे करोगे बेटा, आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा मैं बोलता हूं, सोचता हूं, आपको नहीं भी आ सकता। देखिए यहां पर अभी हमारा ऑब्जर्वर एग्जैक्टली ग्राउंड पर है। इस पे क्या फोर्स लग रहा है? क्या लग रहा है बेटा? इधर नॉर्मल, इधर क्या लग रहा है? mg। लिखेंगे n माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब देखिए आपके डाउट्स क्या क्या थे, आप लोगों ने जो आकर क्वेश्चन पूछा। कोई बच्चा पूछ रहा है कि आप इसको बराबर क्यों कर दे रहे हो? क्योंकि न्यूटन ने यही बोला कि जो नेट फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा और नीचे लगने वाला फोर्स कम होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब चूंकि उसने 90 kg रीड किया है, मैंने इसको 900 लिया। m मुझे नहीं पता,
और मेरे पास एक इक्वेशन ऐसा आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इनफैक्ट एक ही इक्वेशन है। अब यही सेम ऑब्जर्वर इस लिफ्ट को नीचे जाते हुए देख रहा है। देखिएगा बेटा, अभी इधर क्या लग रहा है, इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या लग रहा है mg, इधर क्या लग रहा है, इधर ये a से। अब बताओ फोर्स किधर अनबैलेंस्ड है, नीचे के ऊपर, डाउनवर्ड। तो क्या लिखेंगे, जल्दी से खुद से बोलो, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, एन आपका आ गया n इज इक्वल टू m। अच्छा, n और n से कंफ्यूज करोगे तो इसको n1 नाम दे देते हैं, दोनों अलग अलग है। तो ये क्या था 720, दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो आ गया 5/4 इज इक्वल टू g प्लस a बाई जी माइनस ए। सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, दोनों में से कोई एक काम कर लो, है ना, कुछ भी कर लो यार, एक ही चीज आएगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा, 1/9 इज इक्वल टू a बाई जी, ऐसा आएगा ना, देख लेना, होपफुली आई एम डूइंग इट राइट। तो दिस माइनस दिस इज 2a एंड दिस माइनस दिस इज, दिस प्लस दिस इज 2g। हाँ, दिस लुक्स परफेक्ट। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो, अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो समझते हो तो, नहीं समझते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, थोड़ा मारा मारी करोगे सेम रिजल्ट आ जाएगा, आ जाना चाहिए, ठीक है, मतलब g/9। तो a आ गया g/9। अब डाल दो यार, तुम्हारा दिन है, कट रहा है, काट लो। 900 इज इक्वल टू m 10g। अब देखिए बेटा, कुछ चीजें आपको खुद से करनी होंगी कि ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। तो ये काट दिया, ये काट दिया, तो m आ गया 81 kg। तो उस आदमी का करेक्ट वेट क्या था, 81 kg था, 81 kg का आदमी था। इसमें हमने ये ध्यान में रखा बेटा कि हम इसको फ्रेम ऑफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जितना नोट कर सकते हैं। अरे तुम लोग बात करते रहती हो बेटा। आईआईटी निकलने के बाद ज्ञान बांटना बेटा। तुम्हारे भैया के बैच में एक बड़ा अच्छा लड़का था, मृणाल, क्वालिफाइड फॉर आईआईटी, केम आफ्टर फेलिंग इन 11th या जस्ट पासिंग इन 11th। विवेकानंद का बच्चा था, विवेकानंद एक स्कूल है, आदमी का नाम नहीं है ना, शायद विवेकानंद है। तो वो आया था, तो he came after failing in 11th and he did he improved so much। और मैं उसको हमेशा बोलता था कि भाई तुम ज्ञान बांट रहा है। जनरली क्या होता है ना, जो पास आउट के बाहर वाले बच्चे आते हैं और अपने वाले जो 2 ईयर के बच्चे होते हैं, तो इस बार जो थोड़ा बैच अच्छा है तो मैंने उनको अलग ही कर रखा है। तो वो अच्छे बच्चे हैं, सब तोड़ू बच्चे हैं। तो आप उनके रूम में ये बैठती है तो तुमको देख के लगता होगा ना कि वो लोग बात करते हैं क्या, कितना बात करते हैं, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया पूरे दिन में। तो बेटा जब सडनली अगले साल जब उनके रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो लोग समझते हैं कि ऐसे आ गया, नहीं, लॉट्स ऑफ वर्क गोज। अभी तक वो जेईई एडवांस का 3रा पेपर दे चुके हैं, और अगर करेंटली बाकी बच्चों को मैं दिलवा दूं ना तो उनको 10-20 नंबर भी नहीं आएगा, उन्हीं को 50 नंबर आ रहा है। जो पेपर हो रहे हैं उनके टफ पेपर हो रहे हैं, तो उन्हीं को जो बच्चे आईआईटी निकाल चुके हैं, आईआईटी में जो लोग 80 नंबर ला चुके हैं, वो अपने यहाँ के टेस्ट में 50 नंबर ला रहे हैं। तो नेक्स्ट
सॉल्विंग इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट। अब सेम क्वेश्चन को हम फ्रेम ऑफ लिफ्ट में करेंगे। जरा देखो बेटा, यहां पर जरा ध्यान दो। अब मेरा ऑब्जर्वर यहां आकर बैठ गया और ये लिफ्ट ए से ऊपर जा रहा है, तो क्या ये आदमी को ये एक्सेलरेटेड दिखेगा? तुम कार में बैठे हो तो कार वाला आदमी तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो तुमको कहां दिखेगा? कब? जब तक तुम कार में बैठे हो। तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो तुम बोल दोगे उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। कार एक्सेलरेट कर रहा है, नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो उसको चला कौन रहा है? भूत पिचास, उसको कौन एक्सेलरेट कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है। लेकिन तुम तो बोल रहे हो कि हम न्यूटन लॉ लगा दिए, तोर एक्सेलरेशन 0, तोर मास m इंटू 0, तोर फोर्स 0 है ना। तो उसने गलती क्या करी? तो यहां पर n तो ऊपर ही लगेगा बेटा, हाँ ना बोलते रहेंगे। n कहां लगेगा? mg नीचे। लेकिन अब हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कितना है? m। और ये कितना है? तो ये कितना आ गया? ma। ऐसे भी लाइफ में याद रखिए, मां ही फोर्स है, बाकी बाबूजी लोग फर्जी हैं। तो फोर्स इज मां, न्यूटन्स लॉ ने बोल दिया, ma। ठीक। अब चूंकि फोर्स बैलेंस है, फोर्स क्या है? इसलिए ऊपर लगने वाला फोर्स, बोलिए, अगर ऊपर लगने वाला फोर्स अगर बैलेंस है तो ऊपर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा? अबे नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। लेफ्ट में लगने वाला फोर्स राइट में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। ऐसे लग रहा है फोर्स तो ऐसे के बराबर होगा, ऐसे लग रहा है तो ऐसे के बराबर होगा। मतलब दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट इन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, इक्वल इन एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो लिख लीजिए, ये लिख लिए। अब वही आदमी कहां आ गया? नीचे जाने वाले लिफ्ट में आ गया। कैसा फ्रेम है? कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। एन एम जी, थोड़ी डिफरेंस के लिए इसको N1 ले लीजिए, ठीक, क्योंकि दोनों में अलग अलग लग रहा है। स्यूडो फोर्स अब किधर लगेगा? स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फोर्स अभी भी है, हाँ या ना? तो इसलिए क्या लिखोगे? ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इन दिस फ्रेम। तो वाई स्यूडो फोर्स, हाउ स्यूडो फोर्स में लिखवाया गया कि एफ रियल, अब ये भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, प्लस एफ स्यूडो, एफ स्यूडो इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। अब ये नॉर्मल जोड़ नहीं है बेटा, ये नॉर्मल जोड़ नहीं है। कैसा एडिशन है? वेक्टर एडिशन है। न्यूटन ने यही बोला था बेटा कि एफ रियल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन तुमको स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी क्योंकि तुम न्यूटन सेकेंड लॉ को या एक्सेलरेशन को किस फ्रेम में मेजर कर रहे हो? नॉन इनर्शियल में कर रहे हो। ये बात खत्म हो गई। बात तो सब खत्म ही हो जाती है, सवाल तो बनेगा नहीं। देखिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा कंस्ट्रेंट मोशन।
6-7 क्वेश्चंस कंस्ट्रेंट मोशन से जल्दी जल्दी करेंगे और देखते हैं कि क्या हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। कंस्ट्रेंट मोशन, तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? व्हेन मोशन ऑफ वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर, दिस इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन. सो व्हेन मोशन ऑफ one object is dependent on other, it is example of constraint motion. देखिए बेटा, यहां पर एक पुली है, एटवुड मशीन लेते हैं. ये M2 है, ये M1 है. तो ये एक फिक्स पुली है. आप यहां पर एक रेफरेंस ले लो. कैसा रेफरेंस है? कैसा रेफरेंस है? इनर्शियल. ये क्या हो गया बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ M2. ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ M1. क्या बोल सकते हो? एक्स M1 प्लस एक्स M2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इधर ध्यान दीजिए बेटा, पोजीशन वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? तो यहां क्या आ गया? Vm1 प्लस इज इक्वल टू क्या आ गया? वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको पढ़ना सीखो, पढ़ना. इसका नाम दे दिए ए. अब बच्चा बोल रहा है ए कहां से? अरे मान लिए भाई, दो चीज बराबर था, उसका एक नाम देना था, ए नाम दे दिए. AM1 किसके बराबर है और AM2 किसके बराबर है? -a के बराबर है. मतलब बोल ये रहा है कि अगर ये ए से नीचे जाएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा. यहां पर और क्या लग रहा है? टेंशन. यहां क्या लग रहा है? M1G. यहां पर क्या लग रहा है? टेंशन M2G. पुली पर इधर क्या लग रहा है? T. और इस पे क्या लग रहा है? T. और इधर क्या लग रहा है? 2T. अब देखो बेटा, जिन बच्चों को न्यूटन्स लॉ की समझ नहीं है ना, वो बोले कि TT कैंसिल काहे नहीं हो गया? भैया हम न्यूटन्स लॉ इस पे लगा रहे हैं. हम न्यूटन्स लॉ इस पे लगा रहे हैं. जब इस पे लगा रहे हैं तो इस पे कितना टेंशन काम कर रहा है? कहां पर? कहां पर? नहीं, कहां पर काम कर रहा है बेटा? इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे काम कर रहा है. हम ऐसे बड़ा सा दिखा दिए हैं, है ना. हम इस एलिमेंट को इतना बड़ा भी मान ले तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है. स्ट्रिंग मासलेस है. नहीं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर टेंशन लग रहा होगा. तुम रस्सी को जहां से पकड़े हो, रस्सी तुमको वहीं से खींचेगा, है ना. अरे होता है ना भाई रस्सा कस्सी का खेल, तो उसमें रस्सी से हाथ छिलाता है कि गाल छिला जाता है? अरे भैया यहीं पर टेंशन लगाएगा ना. अब तुमको अगर बॉडी मानकर कोई न्यूटन लॉ अप्लाई करे तो बोलेगा एम टी इज इक्वल टू एम ए और माइनस फ्रिक्शन लगाएगा, कुछ कुछ ऐसा करेगा. लेकिन फट तो तुम्हारे हाथ कर रहा है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. द प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली एट योर, द टेंशन इज एक्सपीरियंसिंग एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये क्लियर है क्या? अब जरा लिखो तो इसका न्यूटन सेकेंड लॉ. फोर्स बैलेंस है क्या अनबैलेंस है? आवाज नहीं आती. फोर्स बैलेंस है क्या अनबैलेंस है? बैलेंस कैसे है भाई? अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रहा है तो बैलेंस कैसे है भैया? इसीलिए बोल रहे हैं. तो इक्वेशन लिखोगे यहां पर क्या? M2G माइनस टी इज इक्वल टू 2A. और क्या लिखेंगे? T माइनस
M1G इज इक्वल टू M1A। दो ही तरीका है ना बेटा, या तो रट जाओ, कितना रटोगे, पॉसिबल है? क्या मुश्किल है? ये एक्सेलरेशन आ गया एटवुड मशीन का, ये आ गया एटवुड मशीन का एक्सेलरेशन। टेंशन निकालोगे। अब कोई बोल रहा है ना कि ये टेंशन कहां से आ गया, बेटा ये सब डाउट हमसे मत पूछने आया करो, यही तुम्हारा वर्कबुक है। ए निकल गया किसी में डालो, टी आ जाएगा, गलत है तब बताओ। अगर ये ए आया, ये टी टी आ गया, तो ये कितना आ गया? 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2g। ये आ गया कि नहीं आ गया? नोट कीजिए यहां तक। तो हम लोग यहां से एम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ये आगे बहुत काम आएगा बेटा। आगे मैं जब आपको कोई बड़ा सवाल 2-4 मेथड से बताऊंगा ना, तो उसमें एक, कभी नीट के बच्चों को देखना, वो लोग बहुत खुश रहता है, पास आउट वाला या जो अपना पढ़ा हुआ है, उन लोगों को ना बहुत सारी चीजें, आपके भी नीट के बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसे बता दी जाती है जो जेयू वालों को कभी नहीं बताया जाता है। ये रट जाइए। ये बता रहे हो एम इक्विवेलेंट क्या है, कोई समझा सकते हो तुम लोग में से? 2T है, मतलब इस पूरे चीज को अगर हटा दिया जाए, पुल्ली तुल्ली को हटा दिया जाए और इस मास को लटकाएं, तो इसको उतना ही टेंशन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एम इक्विवेलेंट। तो इस पूरे सिस्टम का ये मलाई है, इस पूरे सिस्टम का ये मलाई है कि इस पूरे सिस्टम में इतनी मेहनत करके हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि एम इक्विवेलेंट 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग डाउट आपके बैच से आते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि ये तो बड़े भारी है, तो कैसे खिंचाएगा, ये तो लोहा रहेगा तो पीतल हो जाएगा, और पीतल रहेगा तो लोहा हो जाएगा। भाई फिजिक्स कर रहे हैं, बिहार में बैठ के खैनी थोड़ी ठोक रहे हैं कि लोहा और पीतल। अरे भाई देखो फिजिक्स क्या बोलता है, व्हाट फिजिक्स सेज। या इसको यहां पर क्यों ही डाले? देखिए आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और अच्छी बात भी है, पढ़ के आइएगा तो और भी समझ में आएगा बेटा कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या कहना चाह रहे थे। आपको पूरा का पूरा टाइम लगेगा बेटा, ऐसा जेई 2 दिन में तो नहीं निकलेगा, आपको पूरा का पूरा टाइम खुद से देना पड़ेगा। देखो एक बच्चे के मन में ये सवाल था, तो मैंने इस सवाल को ले लिया भाई कि बोल रही 2m का ही m का काहे जाएगा, किधर जाएगा, क्यों जाएगा, ये सारे सवाल है। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में कहीं भी फ्रिक्शन का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है अगर फ्रिक्शन स्मूथ है तो एक चीज बताओ, यहां पर छोटी छोटी बातें करेंगे, पहले छोटी छोटी बातें करेंगे। कितनी रस्सियां हैं, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर, 2, 1 द लॉन्गर वन एंड 1 द शॉर्टर वन, ठीक है। एंड वी हैव डेवलप्ड समथिंग लाइक दिस, राइट? क्लियर है? यहां पर टी लगेगा, इस रस्सी में यहां पर क्या लगेगा, 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन, तो यहां टी लगेगा,
यहां पर क्या लगेगा, टी, और यहां पर क्या लगेगा बेटा, 2t, है ना। ये 2t मैंने 2m पर दिखाया, ऐसा ही 2t किस पे लग रहा होगा, पुली पर भी। यस और नो, इसमें किसी को कोई डाउट है? और कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे? और एक फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg। यहां तक तो क्लियर है। इस पे और फोर्स लग रहे होंगे, क्या 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 लग रहा बेटा, नॉर्मल एंड, लेकिन हम लोग एक चीज के लिए श्योर हैं कि इसका मोशन हॉरिजेंटल होगा, तो फोर्स जिसका एक्सेलरेशन उसी का, और फ्रिक्शन तो है नहीं। इसका मतलब है नॉर्मल और mg को लेकर हम परेशान नहीं है, हम सिर्फ ये बोल देंगे कि जो नॉर्मल है वो 2mg के बराबर है। कितने लोग ये इस बात से कन्विंस हो कि नॉर्मल और 2mg बराबर है? कैसे कन्विंस हो बेटा बताओ? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, सिंक मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इट हैज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, सो इट हैज नो वर्टिकल फोर्स। अरे न्यूटन ने बोला Fx तो Ax आ जाएगा, Fy तो Ay आ जाएगा, Fz तो Az आ जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर रहा है ना इधर कर रहा है, मतलब फोर्स बैलेंस्ड है। यस और नो? तो ये आ गया। अब कांस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं, राइट द कांस्टेंट इक्वेशन। बहुत बार आपको धीरे धीरे चमक जाएगा कि नहीं लिखने की जरूरत है। इसको लिखेंगे xm, इसको लिखेंगे xp। लेट मी चूज द डिफरेंट कलर। रस्सी की लंबाई कितने के बराबर है बताओ? xm प्लस 2xp के बराबर है, नॉट जीरो, इज इक्वल टू रस्सी की लंबाई, पुली का एरिया कुछ कुछ है, कांस्टेंट है। क्या लिख लेंगे बेटा दो बार डिफरेंशिएट करके? एम प्लस 2ap इज इक्वल टू 0, ap इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 और एम इज इक्वल टू ए। क्यों माइनस आ रहा है इसको भी समझते हैं। हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को ऐसे और ऐसे मेजर किया है, ये जो लाइन है वो मेरा रेफ है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ये बड़ा होगा तो एक्सपी घटेगा, अरे अगर ये नीचे जाएगा तो वो इधर आएगा कि नहीं आएगा। ये इक्वेशन भी वही बोल रहा है कि अगर एपी का एक्सेलरेशन a बाई 2 है, एम का एक्सेलरेशन a है। अब इस पुली से, पुली को पुली मत मानो, सोचो एक हेलीकॉप्टर है या एक कार है, ये क्या है, इट इज अ कार, और तुमको उसमें किसी ने रस्सी से बांध दिया पीछे, ऐसे रस्सी से बांध दिया। अब तुम्हारा एक्सेलरेशन और कार का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए अगर पुली का एक्सेलरेशन a बाई 2 है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a बाई 2 राइटवर्ड। कोई दिक्कत है? दिक्कत कैसे होगी, बनान तो मैं रहा हूं। यहां पर इक्वेशन लिखो बेटा, फोर्स किधर ज्यादा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो क्या लिखेंगे, mg माइनस, बोलिए, t इज इक्वल टू ma, और यहां क्या लिखोगे, 2t इज इक्वल टू 2m इंटू a बाई 2। सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आ गया 2mg इज इक्वल टू 3m में, होपफुली आई एम डूइंग इट राइट, a इज इक्वल टू 2g बाई 3। आंसर आ गया। कोई कष्ट?
पूछे क्या क्या पूछना है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, पूछे। किस वाले साइड पर? इधर पे पुली पे लग रहा था बेटा। वी ओनली ऑब्जर्व द डायरेक्ट फोर्सेस. दिस वॉज एक्टिंग ऑन अ पुली एंड दिस इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. This block will experiencing only one tension at the point of contact. I've just shown it away just to make it. जैसे ऐसे समझो ना बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई चीज ऐसा लटका हुआ है, कोई चीज ऐसे लटका, तो इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, टी. इस यहां पर क्या लग रहा है ना? तो यहां से लिख पाते हैं कि T किसके बराबर हो गया, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू mg, क्योंकि वन स्ट्रिंग वन टेंशन. अगर मास रहता, मैंने करवाया था ना अभी कोई क्वेश्चन जिसमें मास था, तो अगर मास रहता तो तुमको इसका टेंशन लगा के इस पूरे को बैलेंस करना पड़ता, बट स्ट्रिंग हैज नो मास. दीजिए तो बेटा एससीबी. एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं क्या? देखिए एनसीईआरटी कोई लाया है? क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करेंगे एससीबी का. थोड़ा पढ़ के आइएगा बेटा, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें. 34 एंड 35 जरा कीजिए तो, सी इफ यू कैन डू दैट. बोर्ड पे चमक रहा है क्या? अभी ठीक है. एक बार जलाओ तो बेटा लाइट, एक बार. तुम लोग के चेहरे पे आ रहा होगा नहीं. बंद करो बंद करो.
तो काफी टाइम, और ये 5 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, तो जिन लोगों से नहीं बना ध्यान से देखना। 34 का ए ले रहे हैं, और यहां पर 5 kg है और यहां पर 4 kg है। मास कुछ भी हो सकता था, सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन लिखें, क्यों लिखना चाहिए, बहुत बार हम लोग डायरेक्टली भी अब लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। तो हम इसको x4 लिख देते हैं और इसको मैं xp लिख लेता हूं। कोई दिक्कत है? नाम था, आप x और y भी ले सकते थे। आप बोल पा रहे हो कि x4 प्लस 2xp इज कांस्टेंट some length, right? So you are in position to say a4 plus 2ap is 0। ये आप ये बात बोलने के लिए आराम से बोल सकते हो। So this is what you are saying कि a4 minus 2ap is equal to a। सो इसका मतलब यही हो गया कि ये a से ऊपर जा रहा है, तो ये a/2 से नीचे जाएगा, और अगर ये a से नीचे जा रहा है तो ये a/2 से ऊपर जाएगा। वी रियली डोंट नो कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आई एज्यूम्ड कि ये a से नीचे जा रहा है। अब यहां मैं ये नहीं सोच रहा बेटा कि ये 4 kg का है, 5 kg का है, कौन ऊपर जाएगा, भारी वाला नीचे जाएगा। आई एम नॉट थिंकिंग दैट। आई हैव फुल ट्रस्ट इन फिजिक्स कि वो सही चीज बताएगा। तो क्या होगा, इस पे आपका लग रहा है t, इस पे लग रहा है आपका t, तो यहां पर भी लग रहा होगा t, यहां पर भी लग रहा होगा t, और यहां क्या लग रहा होगा 2t। कोई दिक्कत? हम लोग बोल रहे हैं फोर्स ऑन फ्री पुल इज बैलेंस्ड। यहां पर नीचे में क्या लग रहा है, नीचे में क्या लग रहा है बताइए बेटा, 4g, और यहां पर नीचे में क्या लग रहा है 5g। तो अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को अलग अलग करके देखूं, 4 kg 4g, ऊपर में t, और ये a से नीचे, और उसी तरीके से 5 kg 5g नीचे, 2t ऊपर, और ये a/2 से ऊपर। तो कौन सा फोर्स इन दोनों में बैलेंस्ड है? कोई भी नहीं। यहां पर इक्वेशन क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, सबकी आवाज निकलनी चाहिए बेटा। 4g माइनस t इज इक्वल टू 4a। कोई दिक्कत? और यहां पर क्या निकलेगा बेटा, 2t माइनस 5g इज इक्वल टू, मेरा काम यहां पर खत्म बेटा, यहां पर मेरा काम खत्म हो गया। इसके बाद के सवाल तुम लोग खुद से सॉल्व करके आंसर तक पहुंचने का प्रयास करो। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ आई एम राइटिंग द कंस्ट्रेंट। ये अलग बात है कि ये कंस्ट्रेंट शायद आगे चल के हमको जरूरत नहीं पड़े, बट अभी टू अंडरस्टैंड मोशन ये आपको काम करेगा, है ना, ये आपको काम करेगा। तो 35 का बताओ, बी सॉल्व कर दें कि सी सॉल्व कर दें? 34 का बी करें कि सी करें? विच वन यू वॉन्ट मी टू सॉल्व? बी। तो मैं बी कर देता हूं, सी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग था, कंस्ट्रेंट के लिए इंटरेस्टिंग हो गया।
यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 kg है, एक फिक्स पुली है, उस पुली से एक रोप लटका हुआ है, उससे एक मूविंग पुली लटकी हुई है, उस मूविंग पुली से एक फिक्स पुली लटका हुआ है, और वो एक वॉल में जाके धंस गया है, और इससे 5 kg का मास लटका हुआ। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, एक चीज बताइएगा मुझे, ये डिस्टेंस क्या है? यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये डिस्टेंस क्या है? अबे इधर ध्यान दो, पीछे वाला बैठ के इधर उधर करते रहता है। ये डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। ये डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। अरे दो फिक्स चीज के बीच का डिस्टेंस हमेशा, तो इधर ले लो x, ये 2 kg था ना बेटा, इसको ले लो x2 और इसको ले लो xp, तो ये क्या हो जाएगा? xp। लिख लो x2 + 2xp इज इक्वल टू कांस्टेंट। एरो भी ले लो ताकि तुमको ये डिसाइड हो कि तुमने क्या किया है। a2 + 2ap is 0, so a2 is equal to a and ap is equal to -a/2। अगर ये a/2 से नीचे जाएगा तो ये a से लेफ्टवर्ड आएगा। अच्छा, इन सब क्वेश्चन में तो कोई और कुछ हो ही नहीं सकता, एक ही फोर्स लग रहा है। देखो बेटा, यहां पर इस पे सिर्फ टेंशन लग रहा है, तो ये तो लेफ्ट ही में जाएगा, और इन दोनों का एक्सेलरेशन का साइन उल्टा आ रहा है, तो अगर वो लेफ्ट में जाएगा तो ये नीचे जाएगा। तो ये t है, ये t है, ये t है, ये 2t हो गया, ये हो गया 5g। जल्दी से लिखो, क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे? 5g - 2t इज इक्वल टू 5a/2। यहां क्या लिखोगे? यहां क्या लिखोगे? t इज इक्वल टू 2a। यहां mg उमजी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि n इधर लग रहा है, 2g इधर लग रहा है, और एक्सेलरेशन तो इधर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन के लिए वर्टिकल फोर्स को करना है। यहां पर भी मेरा काम खत्म हो गया। दिस इज इट, है ना? तो हिमांशु, हम लोग यहां ये नहीं सोच रहे हैं कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन बाएं जा रहा है, कौन दाएं जा रहा है। हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन लिख रहे हैं, हम लोग टेंशन लिख रहे हैं, हम लोग नेट फोर्स लिख रहे हैं, न्यूटन पे भरोसा कर रहे हैं कि नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। कहानी खत्म है। 35 देखो, 35 बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है? तुम लोग उससे ज्यादा छोटे बच्चे हो। क्वेश्चन में नथिंग क्वेश्चन है बेटा, नथिंग। देखिए कैसे नथिंग क्वेश्चन है। ये कितने का है? 0.1 kg का है। ये है 0.05 kg का, और ये है 0.5 kg का। सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, जो सिंपल सी चीज, इधर ध्यान देना बेटा। बताओ तुमको क्या लगता है ये ब्लॉक किधर जा रहा होगा? ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा। अगर ये x खिसकेगा तो ये कितना खिसकेगा? x। तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा। और ये अगर x खिसका होगा तो ये कितना खिसकेगा? सब डायरेक्टली कनेक्टेड है ना बेटा, ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ऑल आर डायरेक्टली
कनेक्टेड, दिख रहा है क्या? ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड, सबका एक्सेलरेशन सेम है। यहां पर क्या लग रहा होगा बताओ? टी। तो यहां पर क्या लग रहा होगा? टी। इधर क्या लग रहा होगा? वन स्ट्रिंग वन टेंशन, दो अलग अलग रस्सियां आ गई। तो यहां पर टी लग रहा होगा, तो यहां पर T1 लग रहा होगा, और इधर क्या लग रहा होगा? T1। इधर कितना लग रहा होगा? 0.05 जी। इधर क्या लग रहा होगा? 0.5 जी। इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा, और इधर एक mg लग रहा होगा। इस mg का एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, है ना? अब सोचो कि मैंने आपको वेक्टर में एक ही काम दिया था, रिजॉल्विंग वेक्टर पढ़ लेना बेटा। तो बताओ mg का कौन सा कंपोनेंट इधर लग रहा है? mg साइन थीटा। तो इधर लग रहा है 0.1 g साइन 30, और इधर लग रहा होगा, इससे हमको बाद में काम पड़ेगा, mg कॉस थीटा। इंक्लाइन प्लेन सब लोग रट के रखो बेटा, अगर आगे काम आएगा। ये मैंने आपको इंक्लाइन मोशन में बताया था, अगर याद करो तो, प्रोजेक्टाइल में। पचास बार बना लो ना बेटा, अलग अलग मास लेके बना लो, क्लियर तो हो जाएगा कि तुम भी बेवकूफ बच्चों की तरह अकबकाओगे तो नहीं। अभी इस पे इक्वेशन लिखो तो बेटा, लिखो इक्वेशन, क्या लिखेंगे? बोलिए। 0.5 g माइनस टी इज इक्वल टू 0.5a। कोई जी बोल के मजा ले रहा है। इस पे लिखो t माइनस T1 माइनस 0.1 g साइन 30 इज इक्वल टू 0.1 a। इस पे लिखो, इस पे लिखो T1 माइनस, कुछ लोग पकड़ पा रहे हैं बेटा, अच्छी बात है, 0.05 g इज इक्वल टू 0.05 a। मैं इससे एक अच्छा ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, तुमको मजा आएगा कि हमें ये करना भी है और हमें ये नहीं भी करना है। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, क्या होगा? क्या आ रहा है? 0.5 g माइनस 0.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.65 a। मतलब 4 इज इक्वल टू 0.65 a। देख लेना, मैंने कुछ गलत किया हुआ तो चेक कर लेना। आई डोंट गारंटी द आंसर। तुम लोग को बात समझ में आई कि मैंने इसको जोड़ दिया लेकिन नहीं समझ में आई? मैं एक मजेदार चीज दिखाने की कोशिश करता हूं और फिर हम लोग बैकवर्ड जाते हैं, और चूंकि आपको थोड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को देखने में। ये देख लिया ना क्या हो रहा है, इसको कॉपी कर लो, फिर दिखाते हैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से, अलग तरीके से। नोट कर लिया सब लोगों ने? सब लोग इसको नोट करो एज इट इज। देखो बेटा, बार बार ये समझा रहे हैं कि जब तक तुम दोबारा करोगे नहीं, तुम्हारा हाथ क्लियर नहीं होगा। कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कैसे पता चलेगा बेटा? तुम लोग बहुत प्यार से बुक की लिखी हुई चीजें छोड़कर आगे बढ़ गए हो। 2-3 चैप्टर से 9th में, 2-3 चैप्टर्स होंगे शायद 10th में। यहां पर 30 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 30 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो लाइन बाय लाइन आपको समझ में आने चाहिए, तब आप देश के टॉप 5,000 बच्चों में आओगे। हटा इसको, सब लोगों ने लिख लिया?
जरा इसको फिर से देखो, फिर से मैं बनाता हूं। इस बार मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं और एक लाइन में आंसर लिखते हैं। ऐसे कुछ था नहीं, इसका नाम ले लेते हैं M1 M2 M3। यहां ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये मेरा पूरा सिस्टम है। रस्सी जो फोर्स लगा रहा है उसको इंटरनल मान लिए, रस्सी जो फोर्स लगा रहा है इस पे भी लगा रहा है उस पे भी लगा रहा है ना भाई, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो हम बोले वो इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा काम कर रहा है, सिर्फ mg या mg का कोई कंपोनेंट है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है किसके कारण, अब ये नीचे किसके कारण जा रहा है, m2g के कारण। तो हम बोले ये m2g फॉरवर्ड फोर्स है, ये m2g क्या है, फॉरवर्ड फोर्स है, और हम यहीं पे खड़े, मेरा ऑब्जेक्ट अभी आज के लिए m2 है, ठीक। अगर ये रस्सी नहीं लगी होती, अगर ये रस्सी नहीं लगी होती तो इधर क्या फोर्स लग रहा होता, सिर्फ m1g साइन थीटा, इस केस में थीटा है ना, हमने कुछ लिखा नहीं है, m1g साइन थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये m1g साइन थीटा इसको नीचे ले जाता तो ये ब्लॉक कहां जाता, मतलब अगर इस डायरेक्शन को हमने फॉरवर्ड बोला है तो हमको किधर ले जाता, बैकवर्ड। यस, तो m2g जो काम कर रहा है m1g उसको अपोज कर रहा है, यस और नो। अब ये इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, m3g। ध्यान देना बेटा, मजा आएगा, समझ में भी आएगा, नहीं तो 2-4 दिन पगलाते रहोगे। m3g इसको किधर ले जा रहा है, इसको नीचे ले जा रहा है, लेकिन इसको किधर ले जा रहा है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर यहां पर खड़े होकर देखें तो m2g माइनस m1g साइन थीटा माइनस m3g, यही नेट फोर्स काम कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो, यस और नो, यस ना। और व्हाट इज द टोटल इनर्शिया, व्हाट इज द टोटल इनर्शिया, टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू a। क्या यही रिजल्ट आ रहा था, क्या यही रिजल्ट आ रहा था। एटवुड मशीन को जरा दोबारा देखो, एटवुड मशीन को दोबारा देखो, m2g इसको किधर ले जा रहा है और m1g इसको किधर ले जा रहा है, तो फॉरवर्ड फोर्स क्या हो गया m2g, बैकवर्ड फोर्स क्या हो गया, और टोटल मास क्या हो गया। कोई बोले फिर हमने इतने लंबे चौड़े मेथड क्यों सीखे, भाई हर जगह काम नहीं करेगा, हर जगह तुम इतनी आसानी से नहीं देख पाओगे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर तुमको दिख जा रहा है तो तुम फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स लगा सकते हो, जहां नहीं लग रहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 में नहीं लग रहा था, तो हम इतनी आसानी से नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बेटा, बैकवर्ड फोर्स लगेगा लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि दो दो पुलियां काम कर रही हैं। तो टेंशन, यहां पर टेंशन का वैल्यू जितना इस पे इधर लग रहा था इतना इसको बोल दिया इंटरनल फोर्स है, इस पे जितना लग रहा है इस पे इतना लग रहा है, बोल दिया इंटरनल फोर्स है। वो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। हमने इस पूरे को सिस्टम मान लिया और बोला कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ कौन काम कर रहा है। अब लोग बोले टेंशन कैसे निकालेंगे, निकाल लो ना यार, एक्सेलरेशन आ गया ना, यहां पर लिख देंगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। इसका टेंशन निकालना है, लिख देंगे t1 माइनस m3g इज इक्वल टू m3a, टेंशन निकल जाएगा। क्लियर है क्या। तो आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए बेटा, ये सब क्वेश्चन, ये सब क्लासेस इतने इंटेंस है ना, ये बाकी लोग यही चीज 8 घंटा में पढ़ाएगा,
क्योंकि ना तो मेरे पास सुनाने के लिए कहानी है और न जोक है, न नाचना आता है, न गाना आता है। तो स्कूल में पता नहीं कहां चल रहा है, कहां चल रहा है न्यूटन्स लॉ। यहां देखो बेटा, ये क्वेश्चन करो, सब लोगों को करवा चुके हैं आप लोगों को। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पुली एंड ब्लॉक। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्पल है बेटा कि क्यों आपको डायरेक्टली, बहुत बार इतना आसान नहीं होता है ना। एससीवी पढ़ के भी कंस्ट्रेंट, आप इस क्वेश्चन का मैंने आपको काम दिया था कि जिसके पास रिसोर्सेस है आप देख के बताओ इसको क्या लेंगे, एक्सपी, ये हमारा रेफरेंस है। इसको क्या लेंगे, एक्सएम। चलो, कौन बताएगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रूप? स्कूल गोअर्स को खाली बताना है। चलो, अनामिका बता दी, छुट्टी। समृद्धि बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोप? अब उसको मत प्रॉम्प्ट मत करो बेटा, क्यों चील कौए गिद्ध ही इस कदर बदनाम है, दोस्त भी तो कम नहीं है नोच खाने के लिए। हमेशा ध्यान में रखो कि यू आर नॉट प्रॉम्प्ट तभी करो जब कसम खा लो कि तुम जेई में भी उसको प्रॉम्प्ट करोगे, मेडिकल में भी प्रॉम्प्ट करने जाओगे। बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रूप? ये लेंथ प्लस ये लेंथ। अगर इस लेंथ का नाम एक्सपी है तो इस लेंथ का नाम क्या हो गया? बेटा ये कंस्ट्रेंट सीख लो, बहुत जगह से मिसिंग है ना। और शॉर्टकट्स तो मैं बहुत बता दूंगा, जेई वाले को नहीं बताऊंगा, बाकी नीट वाले को बता दूंगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एग्जाम है बेटा। देखो यहां पर ध्यान दो, तो एपी हो गया a/2 और एम हो गया ए। ध्यान देना बेटा, इस पे एफ फोर्स लग रहा है तो इस पे टेंशन क्या लग रहा होगा? TN T। फोर्स ऑन फ्री पुल इज, अभी तक तो रटा जाना चाहिए था, फोर्स ऑन फ्री पुल इज मतलब राइट में लगने वाला फोर्स लेफ्ट में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो टी क्या आ गया? F/2। अगर इस पे टी लग रहा है तो इस पे भी क्या लग रहा होगा? F/2 इज इक्वल टू मां और A इज इक्वल टू आजा। A अगर तो पुली क्या है? ठीक है। एससीवी सॉल्व एग्जाम्पल 6 और 7 सॉल्व करके आइएगा। ये 6 था, 7 ट्राई करके आइएगा। तो कल 10 से 12 आपका लेक्चर है बेटा, उसमें हम लोग नॉन इनर्शियल करेंगे। 2 से एग्जाम होता है, तुम लोग 3 से कितने बजे से एग्जाम होता है? 3 से 5 ना? क्या 140 मिनट्स का होता है? तो 140 का होगा। 20-20 क्वेश्चन थे क्या? और नीट वालों के तो ज्यादा होते होंगे, तुम लोग के 40 होते हैं। बायो के कितने होते हैं? नहीं, तुम लोग 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स होंगे ना। चलिए चलिए भागिए।